आप देख रहे हैं आखिरी सौदा सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की बाजार की बड़ी बातें। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी से भारतीय बाजारों में अगस्त सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी कमजोरी के साथ होती दिखी है और 10,000 के नीचे भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो कमजोरी हुई है वो उन शेयरों में हुई है जो अब तक बेहद मजबूत है। जी हाँ, बैंक्स जहाँ पर पी नोट्स की शॉर्ट कवरिंग हुई है एक्सपायरी के ठीक पहले, और वो शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के बाद इन बैंकिंग शेयरों में ही बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। लगभग 1% के आसपास बैंक निफ्टी में गिरावट है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का हाल उतना बुरा है नहीं। जहां दिग्गज काफी तेजी से फिसले, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही, जो कि पिछले 2 दिनों से उतने मजबूत नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आज मिड कैप शेयरों में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत है। लेकिन एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा दबाव बाजार पर बना रहा है वो है फार्मा। डॉक्टर रेड्डीज के कल कमजोर नतीजे कल के बाद आज भी उतनी ही मार पड़ती हुई दिख रही है। बायोकॉन, लुपिन, सन, ये तमाम दिग्गज शेयर हैं फार्मा स्पेस के जो आज कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से निफ्टी पे सबसे ज्यादा दबाव है, लेकिन ऑप्शंस में जो पोजीशंस बनती हुई दिख रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 9,900 को बाजार अहम सपोर्ट मान रहा है। 4.5 लाख शेयर करीबन आज 9,900 के पुट पे जुड़े हैं, तो अगला सपोर्ट निफ्टी पर 9,900 का ही बनता है। 10,100 यहाँ पर कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात है कि आज 10,000 पर कॉल ज्यादा नहीं बेचे जा रहे हैं, बल्कि 10,100 पर बेचे जा रहे हैं। यानी कि अभी भी 10,000 के लेवल को लेकर मंदी करने वाले ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये हमने जीत लिया और इसके ऊपर नहीं जाएंगे। यानी कि 10,000 के ऊपर जाने की संभावना अब भी बरकरार है। हाँ, ये जरूर है कि 10,100 के ऊपर जाने की संभावना कम दिख रही है। तो बाजार की ट्रेडिंग वेज सीरीज के पहले दिन जो दिख रही है वो 9,900 से 10,100 की नजर आ रही है। और साथ ही निफ्टी की चाल अनिल एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि 10,000 पर वापस लौटना इस समय आज के ट्रेड में तो मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। लेकिन दिन का लो याद रखिए 9950 का था और उन लेवल से एक अच्छी रिकवरी बनती दिखाई दे रही है। 9,981 के स्तर बनते दिखाई दे रहे हैं, तो एक पुल बैक जरूर आया है बाजार में। आज सेंसेक्स भी इस बीच 150 अंकों की गिरावट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। लेकिन जैसे अनिल ने भी मेंशन किया, मिड कैप में थोड़ा सा फ्लोट है, यहाँ पर खरीदारी हुई है चुनिंदा काउंटर्स में। 45 पॉइंट ऊपर फिलहाल इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, लेकिन आज बैंक्स ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया है, क्योंकि लगातार इस हफ्ते हमने देखा था हाई पर हाई बैंक निफ्टी बना रहा था। आज एक ब्रीदर ले रहा है, कुल 1% की गिरावट, यहाँ पर 228 पॉइंट नीचे। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त। लेकिन बता दें आज आखिरी सौदा में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगस्त सीरीज की जो हमने थोड़ी सी ढीली ढाली शुरुआत की है, तो क्या यहाँ पर तुरंत खरीदारी करने का मौका है या फिर ऊपरी स्तर पर थोड़ी पोजीशन हल्की की जाए। तो अब सीरीज कैसी रहेगी और सीरीज के लिहाज से आपको अपनी शुरुआत में पोजीशंस कैसी रखनी है, ये हमारे एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। ट्रेड बुल्स के राजन शाह हमारे साथ जुड़ने वाले बाजार पर बातचीत करने के लिए। अगर सीरीज पर किरण यादव की टॉप ट्रेडिंग पिक्स हमारे साथ होंगी और किरण यादव थोड़ी देर में आपको लॉन्ग शॉट पर भी बताने वाले हैं। नतीजे से पहले एल&टी आज का सबसे बड़ा नतीजा वही है, बाजार बंद होते होते या उसके तुरंत बाद बाजार बंद होने के आसपास ही आने की संभावना है। उस पर भी हम पूछेंगे कि हमारे एक्सपर्ट से किस तरह का ट्रेड किया जाए, क्योंकि थोड़ा कमजोर दिख रहा है एल&टी। और अगले हफ्ते बाजार के लिए जो बड़ी अहम इवेंट्स है, सबसे बड़ी तो 2 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी है, 1 तारीख को कोचिन शिपयार्ड का आईपीओ खुल रहा है, एसआईएस का आईपीओ भी अगले हफ्ते खुलने वाला। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पर हम आज नज़र रखने वाले हैं। लेकिन रोज़ की तरह कुछ ही देर में क्या लॉन्ग क्या शॉर्ट, 3 बजे निफ्टी की कॉल, 3:15 बजे बीटीएसटी कॉल्स होंगी आपके लिए। और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिली है, खासकर फार्मा कंपनियों में। डॉक्टर रेड्डीज ने बहुत ही निराशाजनक नतीजे पेश किए, कल से स्टॉक फिसल रहा है। आज 6% टूटा है। लुपिन, फार्मा और विंडो जैसे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। और बायोकॉन भी 3.5% नीचे आज के ट्रेड में। बैंक्स पर अगर आप गौर करें तो चुनिंदा निजी बैंक है जहां पर प्रेशर है। आईसीआईसीआई बैंक मिसाल के तौर पर 3.5% नीचे। एक्सिस में हम देख रहे हैं लगभग 2% की गिरावट। एचडीएफसी बैंक, डीसीबी जैसे स्टॉक्स पिटे हैं। और उज्जीवन में भी हमने देखा आज बिकवाली का ही दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स पर दूसरे कौन से काउंटर्स हैं जो प्रेशर बनाकर रखे हुए हैं? हिंडाल्को, टाटा स्टील मेटल्स में एल&टी नंबर से पहले 2% नीचे है। एनटीपीसी और एचयूएल में भी आज हमने देखा है बिकवाली की ही पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आज रिजल्ट्स के लिहाज से दिग्गज कंपनी के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, जैसे हम एल&टी की बात कर रहे थे। लेकिन एनआईआईटी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है, 13% का उछाल। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स के बाद अब 2% ऊपर। इंडिया सीमेंट हालांकि हमने देखा है प्रेशर रहा है
इस क्वार्टर में और स्टॉक भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। एस्कॉट से भी संतुष्ट है बाजार, करीब 3.5% का उछाल इस स्टॉक में बनता दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स में जोश है और यहां पर अगर आप गौर करें तो फर्स्ट सोर्स लगभग 7.5 से 8% का उछाल दिखा रहा है। रिलायंस कैपिटल के साथ बाकी एडीकेजी काउंटर्स में भी काफी तेजी है। ये स्टॉक सबसे ज्यादा भागा है और आज हम देख रहे हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में एक बार फिर खरीदारी होती हुई। तो सिंटेक्स की ग्रुप कंपनी डीमर्जर के बाद उसकी लिस्टिंग का सबको इंतजार है, लेकिन उससे पहले सिंटेक्स इंडस्ट्रीज बड़ी तेज दौड़ लगा रहा है। लेकिन देख लेते हैं फियर एंड ग्रीड मीटर क्या ठीक ठाक प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि देखिए मिड कैप इंडेक्स उतना बुरा है नहीं। देखो 50 के ऊपर है, इसका मतलब माहौल ठीक है, बुरा नहीं है। फियर एंड ग्रीड मतलब ग्रीड के पक्ष में थोड़ी तेजी की तरफ, ये हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर बताता हुआ। मिड कैप शेयरों की तेजी बढ़ती हुई दिख रही है और दिग्गजों की तेजी कमजोरी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, ये संकेत मेरे सामने दिख रहा है। लेकिन अब बात करते हैं किरण यादव से लॉन्ग या शॉर्ट पर, और आज जिस स्टॉक का सबसे ज्यादा जिक्र होना चाहिए और वो है रिलायंस कैपिटल। आज का स्टार परफॉर्मर 8, इससे पहले एक मिनट ईपीसी के नंबर्स आ गए। ईपीसी इंडस्ट्रीज, ये नतीजे आपके सामने रख दूँ। ईपीसी इंडस्ट्रीज बता दूं आपको, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की ये कंपनी है जो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए कारोबार करती है, और यहाँ पर मार्जिन्स घटे हैं थोड़े से, मुनाफा 50 लाख से बढ़ा है, मतलब स्टेबल से नतीजे, कोई खास बदलाव नहीं। 1.5% स्टॉक मजबूत है, आय 50 करोड़ से बढ़कर 60-61 करोड़। चलिए रिलायंस कैपिटल की हम बात कर रहे थे। किरण जरा बताइए क्या करना चाहिए, जिस तरह की तेज दौड़ लगाई, दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, संभावना ये बताई जा रही कि अगले हफ्ते इनका जो म्यूचुअल फंड कारोबार है उसका आईपीओ लाने के लिए सेबी में ये अर्जी दाखिल करेंगे। ये सोर्स बेस्ड खबरें हैं जिसके दम पर स्टॉक काफी तेज दौड़ लगा रहा है। ये बताइए कि इन लेवल्स पर खरीदा जाए या थोड़ी देर हो गई है? थोड़ी देर हो गई है, पर जब थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर अगर कोई है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। मैं नजदीक वाला स्टॉप लॉस बता दूंगा, 960 का स्टॉप लॉस, 690 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए हम 770 के लेवल्स भी देख सकते हैं अगले हफ्ते। तो बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न है। दिन के सीरीज के पहले दिन ही अगर 31% ओपन इंटरेस्ट इतने बड़े वॉल्यूम के साथ चल रहा है तो मेरा मानना है कि अपसाइड बनती है। ओके, अब खरीदारी की जा सकती है इस ट्रेड में। साथ ही एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स आज थोड़ा स्टैंड आउट कर रहा है। स्टॉक देखिए 5% ऊपर, क्या सलाह होगी किरण, लॉन्ग ऐड करेंगे? नहीं, लॉन्ग ऐड नहीं करूंगा। 560 का एम बैरियर है, जो कि 556 टू बी वेरी प्रिसाइज एक इंपॉर्टेंट बैरियर है। उससे ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तभी एक नया रुझान देखने को मिलेगा। बेसिकली ये स्टॉक अच्छा बेस बिल्डिंग कर रहा है, करीबन 730 के करीब। इसके नीचे जाता है तभी एक प्रॉब्लम आएगा, इसलिए अभी के लिए तो कुछ ना करने की सलाह होगी। पर अगर 756 स्पॉट में अगर कैश मार्केट में अगर ये निकल जाता है तो फिर 790 से 820 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा किरण, ये मेटल्स में बताइए जरा, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, इन तीनों में आज कमजोरी। इनफैक्ट वैसे तो कमजोरी बाकी मेटल में भी है, सेल, हिंदुस्तान जिंक, लेकिन हम तीनों की बात करें जो ज़्यादा ट्रेडेबल है, इन्हें शॉर्ट करें या निचले स्तर पर कोई खरीदना चाहते हैं आप इन दोनों में से? निचले स्तरों पे खरीदना ही चाहिए। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस इन्हीं तीनों में भी कहीं दिख नहीं रहे जहां पे एक करेक्टिव रैली देखने को मिल रही है। इसको डाउनफॉल नहीं कहेंगे, करेक्टिव रैली कहेंगे। अगर वेदांता की बात करें तो मुझे लगता है कि 268 वर्स्ट के सिनेरियो में टेस्ट करेगा और इधर से घूम जाएगा। टाटा स्टील की बात करें, जो कि हम बुधवार को भी बात, ओहो किरण जी फ्रीज हो गए। चलिए, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, थोड़ी देर में हम उनसे फिर संपर्क करेंगे। लेकिन ये बात सही कह रहे थे किरण हर्षदा कि ये मेटल्स कमजोर जरूर है लेकिन ओपन इंटरेस्ट कोई बढ़ा नहीं। हिंडाल्को में देखिए 1% कम हुआ है, वेदांता में मुश्किल से 1% बढ़ा, यानी कि शॉर्ट नहीं बन रहा है। इनफैक्ट जेएसपीएल देखिए 2.25% कमजोर है लेकिन ओपन इंटरेस्ट 0.5% घटा है। हिडलबर्ग के नतीजे पढ़ दूं मैं आपके सामने। पहले आय घटी है, क्या बात है, ये पहली सीमेंट कंपनी जिसकी आय घटती हुई नजर आ रही है मुझे। मुनाफा बड़ा है, मतलब बहुत ही फ्लैट है मुनाफा। नहीं, ये तो ईपीसी, अच्छा ये ईपीसी का, सॉरी, ऐसा 2.5 करोड़ से 2.9 एक साथ इतने सारे EBITDA लेवल पर आने, लेकिन प्रदर्शन खराब है। 67 करोड़ जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में 87 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला था और 10 करोड़ का प्रेशर है। मार्जिन देखिए 18% से घटकर 15% पर आ गए हैं। 26 करोड़ से घटकर मुनाफा 16 करोड़। सबसे खराब, सबसे घटिया नतीजे हेडलबर्ग के सीमेंट कंपनी में। पहली कंपनी है, पहली नहीं कहूँगा, एकमात्र कंपनी है जिसके नंबर्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले में खराब आए। बाकी सागर सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट,
इवन इंडिया सीमेंट के खराब होते हुए भी इतने खराब नहीं है। हाँ। ये तो बिल्कुल ही मतलब एक्चुअली 5% नीचे इसीलिए स्टॉक डंप होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम ही गिरा है। लेकिन कुछ और डिटेल होगा फाइन प्रिंट पर। मार्जिन इतने बिगड़ने खराब है ना, देखिए सेल्स भी घटी है, मार्जिन इतने बिगड़ने क्यों चाहिए ये नहीं समझ में आ रहा है। 3% आप मार्जिन कट ले रहे हैं एक क्वार्टर में, तो आई डोंट नो। जबकि साउथ की कंपनी में इन्होंने इतने बुरे दाम बढ़ाए थे साउथ में, मुझे याद है थोड़े से दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन क्या हुआ। किरण को पूछा जाए, किरण चार्ट्स देखते हैं आप, तो बताइए हेडलबर्ग अब कौन सा लेवल अहम है इसके लिए, नीचे सपोर्ट किधर है? हेडलबर्ग मुझे लगता है कि काफी वीक चार्ट स्ट्रक्चर हो चुका है। जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ अभी गिरावट रिजल्ट के बाद देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि ये 120 तक नीचे आ सकता है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये 120 निकल जाता है तो राइजिंग जो वेज थी, राइजिंग चैनल है, उसका भी ब्रेकआउट कहलाएगा ऑन द लोअर साइड, तो फिर 113 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली वीक चार्ट स्ट्रक्चर है अभी के लिए। चलिए, कमजोर है चार्ट स्ट्रक्चर, तो नतीजे भी कमजोर हैं। कुछ और स्टॉक्स अनिल जहां पर हमने देखा है आज काफी एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन वीकर विकेट सी देखी जा रही है। इसमें आप देखेंगे सुज़लॉन फिर से पिटता हुआ, टोरेंट फार्मा जैसे काउंटर्स, इन स्टॉक्स में हाल फिलहाल में थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया था, फिर से स्लिप करने लगे हैं, स्पेशली सुज़लॉन। क्या सलाह होगी इस पर आपकी किरण? देखिए, सुज़लॉन को अभी 19 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। कल की जो मूव थी बिल्कुल सराहनीय थी, विद डिलीवरी वॉल्यूम से ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी थे, पर आज वो निगेट करते नजर आ रहे हैं। पर अगर 19 का स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है तो कल वापस एक बार, यानी सोमवार को वापस एक बार ऑन द हायर साइड मूव मिल सकती है, तो कॉशियसली बुलिश रहना चाहिए। पर अगर 19 रुपीज 60 पैसे निकल जाता है और ऊपर की तरफ ट्रेड करना चालू कर देता है तो फिर 21.30 22 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो अंडरलाइंग मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में अभी। एक बात है। अच्छा किरण जी बताइए, आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स कौन सी है आज? 2 स्टॉक बताइए अपने। आज के लिए नहीं, इस सीरीज के लिए पूछा गया था, तो मैंने रिलायंस कैपिटल के लिए, अगर सीरीज, यस करेक्ट, रिलायंस कैपिटल की बात की थी, और रिलायंस कैपिटल मुझे लगता है कि इस सीरीज में आउट परफॉर्मर बन के रहेगा। जो फर्स्ट दिन है और इतने सारे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं और जो वॉल्यूम के साथ चल रहा है, पिछले कई महीनों के वॉल्यूम्स के एवरेज वॉल्यूम्स के कई गुना आज ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये आउट परफॉर्मर रहेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न बना चुका है, वो ब्रेकआउट करीबन था 560 के करीब। हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया है, हमारे क्लाइंट्स के पास है, तो ये डिस्क्लोजर के तरफ होगा, और मेरा मानना है इस सीरीज में ये शायद 860 के लेवल्स भी टेस्ट करेगा, तो इधर से अपसाइड काफी ऊपर लगती है। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, स्टॉप लॉस 655 का रहेगा। दूसरा स्टॉक होगा सीमेंस। सीमेंस में मुझे लगता है कि इधर भी एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। अभी अगर अपन ओपन इंटरेस्ट देखते तो 13% की देखने को मिल रहा है फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। इतनी बड़ी ओपन इंटरेस्ट शायद ही कभी देखने को मिलती है सीमेंस में, तो मेरा मानना है कि अच्छा खासा बिल्टअप देखने को मिल रहा है। टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, और जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है वो काफी सराहनीय है, और मुझे लगता है कि इधर से एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। मेरा टारगेट इस सीरीज के लिए 1550 का रहेगा, और इस ट्रेड के लिए 1400 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में ये भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल 2 ट्रेड्स, एक तो रिलायंस कैपिटल जो आज का स्टार परफॉर्मर है, और साथ ही सीमेंस में भी आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। शुक्रिया किरण हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इन ट्रेड्स पर वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे साथ कुछ और जानकार होंगे, उनसे समझेंगे कि आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। अगस्त सीरीज में कुणाल सराव की साथ देंगे, सिद्धार्थ सदानी से बात होगी, एंड ऑफ कोर्स जैसे हम आपको बता रहे थे जो बड़े इवेंट्स हैं आने वाले हफ्ते की, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उस लिहाज से भी इस पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। बाजार है 165 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 45 अंकों का आपको नजर आएगा, और 9,950 से 10,000 ये 50 पॉइंट की रेंज में दिन भर निफ्टी ने कारोबार किया है। हफ्ते के आखिरी दिन दबाव है,
और लेकिन खुलने के बाद बहुत ज़्यादा गिर रहे हो वैसा नहीं। बैंक निफ्टी जरूर अब फिर से थोड़ा दबाव पर आता दिखा है, क्योंकि 24,700 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचा है 230 अंकों के नुकसान के साथ। तो पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा दबाव अगर कहीं बढ़ा है तो बैंक निफ्टी पर, लेकिन इस दबाव की खासियत इसलिए आज से है, एक स्टॉक जो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वजन रखता है और वो है HDFC लिमिटेड। अच्छे वजन के बावजूद, इतनी मजबूती के बावजूद बैंक निफ्टी खराब है। तो इसी पर एक राय लेना चाहता हूं। हमारे एक्सपर्ट्स अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज से सिद्धार्थ सेडानी और इक्विटी रश के कुणाल सरावगी। सिद्धार्थ, HDFC लिमिटेड कल और आज इन 2 दिनों में जो तेजी दिखाई है, जनरली पूरा साल लग जाता है इसको इतना बढ़ने में कि 10% हिलने में, लेकिन 1-1.5 दिन में इतनी तेजी हो गई है। ये बताइए, जिन लोगों के पास HDFC लिमिटेड है वो क्या करें? क्या प्रॉफिट बुक करने का सही लेवल है ये? नमस्कार। देखिए, मेरा मानना है उन्हें बने रहना चाहिए, क्योंकि HDFC लिमिटेड जो है वो नो ब्रेनर है, 20% का कंपाउंडर है। हम मानते हैं कि ये कंपनी कॉन्स्टेंटली सस्टेनेबल बेसिस पे आपको रिटर्न देते जाएगा। अगर आप निवेशक है तो इस पे बने रहे, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में भी नतीजे ठीक ठाक ही रहेंगे। ये कंसिस्टेंट कंपनी है, अच्छा परफॉर्मर है, बने रहे प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि निवेशकों के लिए प्रॉफिट बुक करके कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड के लिए लिया हो कुणाल, अब जो वैसे कम लोग ही लेते हैं HDFC को ट्रेड के लिए, इतनी तेजी के बाद क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है बने रहना चाहिए हर्षदा। जिस तरह का मोमेंटम हमने आज और कल के ट्रेड में देखा है, वाकई में चौंका देने वाला है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 1850 के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं। तो जल्दबाजी में इसको ना काटें। मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम बना है। 1850 मुझे लगता है टारगेट है, बने रहना चाहिए। ओके, बने रहें। दोनों एक्सपर्ट्स की राय यही तो, मतलब ये तो ऐसा स्टॉक हो गया इसे बेचना ही नहीं चाहिए, सब लोग ये मान कर चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नतीजे आने वाले हैं थोड़ी देर में, LNT के बाजार बंद होने के आसपास या तुरंत बाद आएंगे। उससे पहले कुणाल जरा फटाफट लेवल्स बता दें LNT के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की तेजी या मंदी की पोजीशन है तो कहाँ स्टॉप लॉसेस रखनी चाहिए और फ्रेश पोजीशन किस तरफ बनाएं? देखिए, चार्ट पर एक बहुत फियर्स रेजिस्टेंस 1200 के आसपास दिखती है अनिल जी। मुझे लगता है जब तक 1200 नहीं निकालेगा तब तक इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। मेरी राय में एक बार के लिए इसमें और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। 1120 लक्ष्य होगा अगर आपके पास शॉर्ट की पोजीशन है, और स्टॉप लॉस 1190 के आसपास रखें। मुझे लगता है शॉर्ट करके चलना चाहिए, कुछ कमजोरी देखी जाएगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। LNT शॉर्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। स्टॉक इस बीच एक्टिव हो रहा है अशोक लेलैंड का, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पिछले 15-20 मिनटों में और तेजी आ रही है, अब 4% लगभग ऊपर ये काउंटर। बताइए क्या सलाह होगी इस पर कुणाल? अचानक ये फिर चलने लगा है? देखिए, मुझे लगता है कि अश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, और इसमें हालांकि 109 रुपये का एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस है और बिल्कुल वहीं पर अभी एक काउंटर रुका हुआ है। लेकिन अगर ये 109 के ऊपर आज बंदी दे दे तो इसमें बड़ी आसानी से आपको 112 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो अच्छा BTST साबित हो सकता है अगर 109 रुपये के ऊपर आज इसमें बंदी आए तो। 109 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। ओके, तो फिर तेजी अच्छी होगी। हाँ, रिजल्ट के बाद वहीं से गिरा था एक्चुअली, और 100 के नीचे भी आया था, लेकिन फिर वापस बढ़ भी गया। लेकिन एक स्टॉक जो बड़ा तेजी से गिर रहा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी पर दबाव बना है, ICICI बैंक दिन के निचले स्तरों पर पहुंचा है। सिद्धार्थ, वाकई में रिजल्ट्स इतने खराब थे या लोग पहले से बहुत तेजी की पोजीशन बनाकर बैठ गए, इसलिए ये सब मामला हो रहा है? अगर आपको पसंद है ICICI बैंक तो किन लेवल्स पर खरीदेंगे? देखिए, ये लेवल भी कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि 1.2 टाइम्स पे प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता है ये कंपनी, इतनी बड़ी बैंक। हालांकि इसमें तेजी बहुत बड़ी हो गई थी लोगों के द्वारा, इसीलिए हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने मिल रहा है। पर नतीजे उतने भी खराब नहीं थे। मैं मानता हूं कि स्लिपेजेस के प्रॉब्लम और लोन ग्रोथ के प्रॉब्लम तो पहले से भी थे। इनफैक्ट कंपनी बहुत बड़ी ट्राई कर रही है कि स्लिपेजेस कम हो जाए। तो हम मानते हैं कि ICICI बैंक पे यहाँ पे तेजी की जा सकती है। यहाँ पे एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छा रुझान रह सकता है ICICI बैंक पे। ओके, ICICI बैंक अगर आप इस समय लेना चाहे तो अब अच्छा लेवल है। साथ ही यहाँ पर कुछ और काउंटर्स जो इनफैक्ट कोशिश कर रहे हैं बाजार की चाल थोड़ी सी बेहतर करने की। उसमें देखिए निचले लेवल्स पर ITC में रिकवरी आना शुरू हो रही है। इन्फोसिस में थोड़ी सी और बढ़त दिख रही है, 2.5%। वैसे भी इन्फोसिस ऊपर है। और मारुति में भी जो प्रेशर था वो थम गया है। 7,618 के लेवल्स मारुति दिखा रहा है। मारुति पर सिद्धार्थ आपकी क्या सलाह होगी नंबर्स के बाद, जहां पर हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है 13% की, इंडस्ट्री एवरेज को तो बीट ही कर रही है कंपनी?
क्या टारगेट्स आगे रखे जा सकते हैं, क्या खरीदेंगे? देखिए, इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मारुति पैसेंजर व्हीकल स्पेस में ऐसे कह सकते हैं कि वो एकमात्र घोड़ा है जो पूरी रेस में दौड़ रहा है, तो अव्वल नंबर हमेशा आएगा। इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छा हो रहा है, गुजरात में कैपेसिटीज भी इतनी है कि वॉल्यूम ग्रोथ को पुश कर रहा है। बस ये क्वार्टर में थोड़ा सा रॉ मटेरियल को लेके थोड़ी एक चिंताजनक बात थी, पर हम मानते हैं कि आने वाले समय में मारुति का रुझान अच्छा रहेगा और पैसेंजर व्हीकल में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। हम मानते हैं कि मारुति कैन बी ऑलवेज अ विनर। ओके, अच्छा ये सिद्धार्थ जी, डॉक्टर रेड्डी खरीदने का वक्त आएगा क्या? कल और आज में मिलकर 10% गिर चुका है, या थोड़ा और इंतजार करना है? कहाँ खरीदेंगे आप? मैं मानता हूँ यहाँ से और 10% नीचे आना चाहिए, क्योंकि नतीजे वर्स्ट ऑफ द नतीजे आए हैं पिछले कई क्वार्टर्स में, और हम नहीं मानते हैं कि उतने अच्छे कम समय में 2-3 क्वार्टर में कोई नतीजे इंप्रूव हो जाएंगे। ये स्टॉक को 10% नीचे ही देखना चाहिए, पर अगर फार्मा क्षेत्र में कुछ देखना हो तो हम मानते हैं कि एकमात्र कंपनी जो है कैडिला, इस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कैडिला पे। अच्छा सिद्धार्थ जी, ऐसा नहीं, कुणाल जी ये बताइए कि सिद्धार्थ जी को यहाँ से 10% नीचे मतलब क्या समझें, 2250 2225 के आसपास खरीदना है मारुति, डॉक्टर रेड्डीज आ जाएगा क्या? देखिए, चार्ट पर देखिए अनिल जी, तो एक सपोर्ट है 2400 के आसपास, तो मुझे लगता है कि जो पहला बड़ा सपोर्ट है वो 2400 पर है। 2400 टूटा तो जरूर इसमें आपको 2000 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2400 के आसपास कुछ समय रुक जाए, और हो सकता है कि इन्हीं स्तरों से एक पुल बैक भी आते हुए दिखे, क्योंकि डीपली ओवरसोल्ड है। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर डालें, डीपली ओवरसोल्ड है, तो यहां से पुल बैक की बिल्कुल गुंजाइश है, और 2400 मुझे लगता है कि एक बड़ा सपोर्ट है। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन किसी के पास है तो मुझे लगता है यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। डॉक्टर रेड्डीज पर 6% नीचे। वैसे गॉडफ्रे फिलिप्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स ने सिगरेट के दाम बढ़ा दिए हैं और लगभग 8% का हाइक आ रहा है। ये फिलहाल अपडेट आ रहा है कंपनी की ओर से। 24 रुपए ऊपर है काउंट। आपको याद होगा जीएसटी को लेकर पहले इन कंपनियों पर बहुत कम सेस लगा था, उसके बाद वो टैक्स का दर बढ़ गया और फिर एक झटका लगा, एक मेजर करेक्टिव मूव आया, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेजेस यही कह रहे थे कि कंपनियां इसको ऑफसेट करने के लिए दाम बढ़ाएंगी, और ठीक वही हो रहा है। इस खबर के आते ही 3% की तेजी अब आ गई है। गॉडफ्रे फिलिप्स पर कुणाल, आप अपनी राय दीजिए, क्या आप खरीदेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा चार्ट है, और जिस तरह का मूवमेंट यहाँ पर बन रहा है, बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन चल रहा है। एक पैटर्न भी चार्ट पर बनता दिख रहा है, जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ही एक काउंटर 1300 को निकालेगा तो इसमें आपको एक बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है, और बड़े से मेरा आशय है कि यहाँ पर आपको 1700 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो मैं इसमें तब इंटरेस्टेड हूँगा जब ये पोजिशनल लेवल पर इसमें बाय आए और वो 1300 के ऊपर होगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, चार्ट अच्छा है लेकिन 1300 के ऊपर ही इसमें नहीं खरीद। अच्छा, इसके और साथ में आईटीसी के चार्ट भी तैयार रखिए, दोनों में से किसके ज्यादा बढ़िया है कुणाल? तब तक मैं एक खबर पूरी विस्तार से बता दूं और सिद्धार्थ से एक राय भी ले लूं। एक तो गॉडफ्रे मार्लबोरो, अच्छा ये सिगरेट बनाती है, और 300 रुपए का पैकेट, नहीं 20 सिगरेट का पैकेट मिलेगा 300 रुपए में, यानी एक के 15 सिगरेट, यानी एक के 15 रुपए। ओके, अच्छा तो ये मार्लबोरो सिगरेट के, अच्छा 7 से 9% इनको दाम बढ़ाने की जरूरत थी जीएसटी लागू होने के बाद, जो सेस जो बाद में सरकार ने लगाया काउंसिल की मीटिंग में जो बढ़ाया था, जिसके बाद स्टॉक गिरे थे, तो एग्जैक्टली उसके बीचों बीच 7.9%, 7 से 9% का इन पे वो आ रहा था दबाव की दाम बढ़ाने की जरूरत है। तो आईटीसी ने मेरे ख्याल से 7-7.5% बढ़ाए थे, और इन्होंने 7.9%, 8% राउंड फिगर में मान ले उतने बढ़ाए हैं। तो हाँ कुणाल जी, तैयार है आप? बताइए, आईटीसी या गॉडफ्रे? देखिए, फिलहाल मुझे लगता है कि दोनों को में ही वेट करना चाहिए। देखिए, जो गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी थी, गैप डाउन जो गैप बना हुआ है चार्ट पर आईटीसी के, जब तक वो फिल नहीं होता है, यानी कि जब तक आईटीसी 315 के ऊपर ट्रेड नहीं होता है, तब तक यहाँ पर भी कोई विशेष खरीद का कारण नहीं है। या तो ये नीचे आ जाए, 260 आ जाए, तब इसको खरीदा जा सकता है, या 315 को पार करे तब इसको खरीदें। फिलहाल बीच बजधार में मुझे लगता है कि आईटीसी को नहीं खरीदना चाहिए। उसी तरह से गॉडफ्रे को भी मुझे लगता है 1300 कटने का इंतजार करना चाहिए। दोनों ही काउंटर्स में वेट एंड वॉच करें। ओके, वेट एंड वॉच की सलाह। और गॉडफ्रे फिलिप्स में इस समय खरीदारी नहीं करेंगे, 1300 के पार होने के बाद ही तेजी होगी। लेकिन सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर आप अपनी राय दीजिए सिद्धार्थ, क्योंकि इसका जो दूसरा हिस्सा लिस्ट होना था, पहले खबरें यही थी कि शायद इस हफ्ते लिस्टिंग होगी, लेकिन वो किसी वजह से टल गई है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड आर्म है, वो फिर भागने लगा है। 4% की बढ़त
अब क्या फैक्टर है इस तेजी का, और आपको लगता है वाकई में स्टॉक को होल्ड करना चाहिए इस समय? मैं मानता हूं कि जो टेक्सटाइल का जो कंपनी है जो अभी लिस्टेड है वो अपने फंडामेंटल से काफ़ी आगे चली गई है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग अगर किसी ने लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। प्लास्टिक का बिजनेस जो आने वाला है उसमें ज़रूर वैल्यू है, बट वो जब आएगा तो उसके ऊपर हमें कॉल लेना चाहिए। बट अभी जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चल चुका है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए मुनाफा वसूली करने की राय। प्लास्टिक लिस्ट होने के पहले सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लगातार अच्छा, इसका महीने भर का चार्ट दिखाइए तब मजा आएगा कि किस तरह की तेजी हुई है। मेरे ख्याल से ये 25 रुपये 20 रुपये नहीं 20 रुपये के आसपास से बढ़ना चालू हुआ है। 24 रुपये, ओके 24 से भी नीचे 22 रुपये का। ओ, एक महीने में 55%, 55 यानी आधा, यानी वही हो गया बिल्कुल 22 रुपये से 23 रुपये से 36 रुपये। क्या बड़ा मुँह है। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के पार हम कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे फोकस, जहां वीकेंड और अगले हफ्ते आने वाले हैं नतीजे या फिर दिखेगा खबरों के दम पर एक्शन। हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तीन बज चुके हैं और ये एकदम सही और परफेक्ट वक्त है आपको निफ्टी पर 3 ट्रेडिंग कॉल्स देने का। इसलिए भी परफेक्ट वक्त है क्योंकि बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ दौड़ रहे हैं, फिर से 10,000 के बेहद नज़दीक पहुंचता हुआ निफ्टी, और यही रेस रही तो फिर आज फिर से 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल सकती है। हफ्ते के आखिरी दिन वाली क्लोजिंग होगी तो बड़ी काम की भी होगी। 115 अंक ऊपर नीचे ही सेंसेक्स बचाए तो काफ़ी कुछ नुकसान कवर हो चुका है। पहली कॉल गौरव बिस्सा निफ्टी पर कह रहे हैं खरीदारी कीजिए, 9,920 स्टॉप लॉस है आपका और 10,080 का टारगेट। साथ ही हमारे अगले जानकारों की भी राय लेकर आते हैं स्क्रीन पर, और ये आ रही है मनीष शर्मा की ओर से। 10,200 का टारगेट यहाँ पर है, अगले 3 से 4 दिनों में अचीव होगा, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप लगाएंगे 9,970 पर। अब बात करते हैं कुणाल की। कुणाल बताइए, 10,000 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं या नहीं? बिल्कुल हर्षिता, मुझे लगता है कि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है 9920, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो 9920 एक बहुत अहम स्तर है, और जब तक निफ्टी 9920 के ऊपर है मुझे लगता है कि लॉन्ग्स पे बने रहना चाहिए। टारगेट के लिहाज से मुझे लगता है 10,050 एक हो सकता है अड़चन साबित हो, वो निकल जाए तो फिर 10,150 तक की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है 10,050 टारगेट होना चाहिए, 9920 स्टॉप लॉस, मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन पर रहना चाहिए। अच्छा, 10,050 स्टॉप लॉस तो सेम है उनका भी, 9,920। संदीप वागले साहब भी जुड़ गए हमारे साथ powermywealth.com के। वागले साहब, खरीद के जाएंगे निफ्टी? आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल खरीद के जाएंगे। जिस तरह से रिकवरी हुई है मुझे लगता है हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे अगले वीक। 9930 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 10080 का मेरा टारगेट होगा। ओके, 10,080 का टारगेट यहाँ पर आता हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में मनीष शर्मा सबसे बुलिश थे, 10,200 की बात कर रहे थे। अब वो तेजी आएगी कहाँ पर? कल यानी कि अगले हफ्ते का जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो यही है कि क्रेडिट पॉलिसी होने वाली है, और बीच में तो ऐसा माहौल पूरा बन रहा था कि शायद एक रेट कट आता हुआ दिखाई देगा। सिद्धार्थ बताइए, उसकी कितनी संभावना है, और उस ट्रिगर पर क्या हम फिर एक्शन बढ़ता देखेंगे बैंकिंग काउंटर्स में जो आज थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं? देखिए, 25 बेसिस पॉइंट पे अगर कट आती है तो हम मानते हैं कि वो एक गिवन है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये डिस्काउंट कर चुका है। 50 बेसिस पॉइंट की संभावना बहुत कम है। मैं मानता हूं कि 10 से 20% की संभावना होगी। अगर ये हो जाता है तो मैं मानता हूं कि मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेगा। कमेंट्री ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगा, बट फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, 50 बेसिस पॉइंट अगर होने की संभावना बहुत कम है। 25 होता है तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म अपसाइड दिखा के फिर मैं मानता हूँ कि नरमी रह सकती है मार्केट में। 50 की संभावना भले कम हो सिद्धार्थ, 25 तो हो जाएगा ना? 25 तो मोर और लेस मार्केट में डिस्काउंटेड ही है। अच्छा, चलिए। अच्छा, राजन शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेड बुल्स के। राजन सर, आप भी बताइए, क्या रेट कट आएगा 2 तारीख को? कितना? नहीं अनिल जी, मुझे नहीं लग रहा है कि रेट कट आएगा। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि आने वाले 12 से 18 महीने में हो सकता है कि रेट थोड़ा सा बढ़े एक्चुअली, बिकॉज इंफ्रा स्पेंड चालू हो चुका है और हैवी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स होगा ये क्षेत्र से, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि रेट कट की तो संभावना लग नहीं रही मुझे,
इनफैक्ट रेट बढ़ने के चांस मुझे आने वाले 12 से 18 महीने में लग रहे हैं। तो मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर रेट कट नहीं आएगा तो बाजार के लिए अगला ट्रिगर क्या रहेगा 10,000 पर टिकने के लिए? क्योंकि आज देखिए फिर से वही हाल है, थोड़ी सी बिकवाली आई तो हम 10,000 के नीचे फिसल गए। हर्षदा, एक्चुअली बाजार काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप जनवरी से देखो तो काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक 30%, 40%, कोई 50 और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी स्टॉक्स भी 100% बढ़े। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के वक्त गोदरेज प्रॉपर्टी 290 का भाव था, ऊपर में 580 हो के आज करीबन 520 का भाव है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो बेहतर ये है कि करेक्शन आए। ये लेवल पे पैसा निवेश करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। हाँ, थोड़ा सा सेगमेंट ऐसा अभी भी मार्केट में है जहाँ पे वैल्यू है, जहाँ पे स्टोरी है, जहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा बाजार देखो तो काफ़ी सारा पॉकेट ऐसा है कि जहाँ पे ओवरली प्राइस्ड हो गए स्टॉक्स, फैंसी और मोमेंटम में आ गए हैं। बाजार में 5 फेजेस होते हैं। एक होता है एक्सट्रीम पेसिमिज्म का, बाद में पेसिमिज्म, मॉडरेशन, ऑप्टिमिज्म और ओवर ऑप्टिमिज्म। तो मेरे ख्याल से हम ऑप्टिमिज्म का जो जोन है वो पार करके ओवर ऑप्टिमिज्म के जोन में जा रहे हैं। नो डाउट हमने बार बार आपके चैनल पे कहा कि हमें 7 साल की तेजी नजर आ रही है, यानी 2024 तक बाजार स्ट्रांग रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार रोज ही बढ़ते जाए तो ये हम आज ओवर ऑप्टिमिज्म जोन में आ गए हैं। तो ओवर ऑप्टिमिज्म में हो सकता है मोमेंटम और फैंसी की वजह से स्टॉक्स और भी बढ़े, लेकिन मैं इस वक्त सलाह नहीं दूंगा निवेश करने के लिए। इनफैक्ट प्रॉफिट पे बैठना चाहिए, 25% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 25% लिक्विड होना चाहिए, ताकि जब मार्केट में करेक्शन आए तब उसे निवेश करें। अच्छा, ये 7 साल की तेजी आप बोल रहे हैं, अब यहाँ से 7 साल ना, मतलब अरे लास्ट टाइम भी उन्होंने यही कहा था, यहाँ से 7। अच्छा, मुझे लगा एकदम मुश्किल सवाल पूछा तो फोन नहीं किया। चलिए, राजन फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, तब मैं उनको पूछूंगा कि और कितनी तेजी होने वाली है। लेकिन तेजी तो हो रही है। 10,000 पर निफ्टी भी आ गया है वापस से। देखिए, गिरता है, वापस बढ़ने में भी तैयार है। तो लग ऐसा रहा है कि पूरी रिकवरी करने के मूड में है बाजार। एक्चुअली 10,000 के पार, एक्चुअली हर से अगर आज 10,000 के ऊपर बंद भी हो जाता है ना, भले हम 15-20 पॉइंट नीचे भी बंद हों, क्योंकि 10,020 पर बंद हुए हैं, लेकिन ये तीसरा दिन होगा और हफ्ते का आखिरी दिन होगा जब हम 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग देंगे, तो वो मनोवैज्ञानिक स्तर से तो फिर अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। 10-15 सेट कर देगा ना फिर अगले हफ्ते के लिए कि 10,000 के ऊपर गाड़ी बढ़ानी है। और ऑफ कोर्स वो अगर बम्पर आ जाए रेट कट का, हालांकि राजन नहीं एक्सपेक्ट करे। राजन, अनिल आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि आप जो 7 साल की तेजी की बात कर रहे हैं वो आज से 7 साल, राइट? 2024 तक की तेजी हमें नजर आ रही है, बिकॉज ये इलेक्शन तो मोर और लेस तय हो गया कि बीजेपी आएगी पावर में और नरेंद्र मोदी जी आएंगे। तो मैं 2024 का हमारा टारगेट है ट्रेडबुल्स का लगभग 60,000 का, जो हमने अभी रिसेंटली जो हमारी इवेंट्स हुई थी अहमदाबाद में, सूरत में, वहां पे हमने सेंसेक्स का 60,000 का टारगेट दिया है 2024 का। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो टारगेट मीट होगा। अनिल जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जनवरी में अगर आपको याद हो तो सारे लोग पेसिमिस्ट थे और हमने तभी 32,000 का टारगेट दिया था और 32,000 उस वक्त बहुत बड़ा लग रहा था। इनफैक्ट काफी लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि 32,000 होएगा, 30,000 क्रॉस करेगा, लेकिन आज हम 32,000 पे बैठे और हमारे ये दिसंबर का टारगेट था। तो बिफोर टाइम पहुंच गए। तो मेरे ख्याल से अभी कंसोलिडेशन हो, थोड़ा सा करेक्शन हो तो ही निवेश करें, बाकी साइडलाइन पे बैठे रहें। तो मतलब आप ये कह रहे हैं 2024 तक की तेजी है, इसका मतलब ये है कि अगली बार फिर से मोदी सरकार, ये अगली बार फिर से मोदी सरकार? हाँ, 100%। वो तो हमने पहले ही कहा है। एक्चुअली ये यूपी की डेवलपमेंट तो अभी 2 दिन पहले हुई, लेकिन जब बिहार की डेवलपमेंट अभी तो 2 दिन पहले ही हुई, लेकिन यूपी के रिजल्ट के बाद ही हमने कह दिया था कि 2019 में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है। यही वर्ड यूज किया था कि एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, बाकी उसके बाद वापस हाईवे है और गाड़ी अच्छी रफ्तार में चलेगी। अच्छा, एक स्टॉक जो जनरली एक अच्छा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है उस पर डिस्कस करने का, मैं हूँ आखिरी सौदा में, आप हैं और वागले साहब है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, हर्षदा ने एकदम सही गेस किया कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लास्ट टाइम हमारा जब कॉम्बिनेशन था तब क्या 1900 रुपये का भाव था। राजन, आपको तो याद होगा, आप ही ने रिकमेंड किया था इतना स्ट्रांगली, 1900 रुपये के भाव में रिकमेंड किया था। हाँ जी, बस अराउंड 1850-1900 का दाम था। जब पूरा हिंदुस्तान बेचना चाहता था यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप कह रहे थे कि हमें वैल्यू दिख रही है इसमें, इस शेयर में, और क्या क्या लॉजिक क्या लिया था? बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। आपने क्या बताया था, क्यों पसंद है आपको? आपको लगता है ये सुनना अच्छा लगता है बार बार अनिल जी। मैंने ये कहा था कि इसकी एक तो पहले अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है
अभी आप वैल्यूएशंस भी मैंने कंपेयर किए थे, परनॉट रिकॉर्ड का, डीएचओ का, और उसके साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स के वैल्यूएशन की बात की थी। तो और जब और मैंने खास करके ये पॉइंट रेज किया था कि 28,700 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी गवर्नमेंट को देती है। तो अगर 28,700 करोड़ का रेवेन्यू दे रही है और उस वक्त बात चल रही थी बैन करने की, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि बैन करेंगे, या मेरे ख्याल से कोई और स्टेट की बात हो रही थी। तो उस वक्त मैंने कहा था कि गवर्नमेंट इतना नुकसान झेल नहीं पाएगी। 28,700 करोड़ की जो रेवेन्यू दे रही है जो कंपनी, उसका ही बिजनेस अगर हम बंद कर दे तो हमें रेवेन्यू कहां से मिलेगा 28,700 करोड़ का। तो यही पॉइंट के ऊपर, और वैसा ही हुआ एक्चुअली। आप देखो स्टॉक ने 50% का रिटर्न दिया है, तो वैसा ही आईटीसी भी देने वाला है यहाँ से। आईटीसी आज की तारीख में भी अगर आप देखो लीवर के साथ कंपेयर करो तो लीवर का इस साल का अर्निंग पर शेयर 24 रुपए आने वाला है, 1200 रुपए के आजू बाजू भाव है, यानी 50 के प्राइस अर्निंग पे चल रहा है। जबकि आईटीसी का इस साल का अर्निंग पर शेयर करीबन 9.5 रुपए का आ रहा है। और नॉर्मली लीवर और आईटीसी नजदीक में चला करते थे, प्राइस अर्निंग की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर इसे 40 का भी पी देते तो 350 360 तक जाएगा। तो आईटीसी में भी मूवमेंट लग रही है। ये सिगरेट के ऊपर बार बार हम जो डिस्कस करते हैं कि थोड़ी एक्साइज ये बढ़ा दी है, जीएसटी बढ़ा दिया है, ये कह दिया, लेकिन जो आदमी सिगरेट पी रहा है वो तो पीने ही वाला है। वो कोई थोड़ा 1-2 रुपए सिगरेट के दाम बढ़ने से पीना छोड़ तो नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से आईटीसी में हमें क्लियर नजर आ रही है 15-20% की अपसाइड यहाँ से। एक स्टॉक जो आज काफी रनअप करता हुआ दिख रहा है वो है एस्कॉर्ट्स। इस पर सिद्धार्थ मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए नंबर्स अच्छे रहे हैं, उसका फायदा मिला है। स्टॉक अब 4% ऊपर है। और सुबह में हम चोलामंडलम के मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे और उन्होंने नोटिस किया है कि रूरल डिमांड अब पिकअप करने लगी है। अगर रूरल डिमांड चोला के लिए बेहतर है तो एस्कॉर्ट्स के लिए तो और भी फैंटास्टिक होगी। क्या इन लेवल्स पर आप खरीदना चाहेंगे वो स्टॉक? देखिए नतीजे बहुत अच्छे थे, सदाबहार कंपनी है, और पिछले 3 सालों की बात करें तो उतना अच्छा सेल्स या वॉल्यूम नहीं आया था ये कंपनी में। पिछले 1 सालों से ये कंपनी में अब ग्रोथ आने लगा है। तो वैल्यूएशन भले ही ऊपर हो, पर हम मानते हैं कि अगर ग्रोथ बरकरार रहेगा तो ये कंपनी आगे चलती रहेगी। एस्कॉर्ट्स डेफिनेटली एक रूरल प्ले के हिसाब से एक बाइंग करके चल सकते हैं। हम मानते हैं कि 6 महीने से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से अच्छा रिटर्न यहाँ से भी दे सकता है अगर ग्रोथ बरकरार रहती है। अच्छा, ओके। चार्ट्स पर बताइए क्या लेवल्स आगे वागले साहब एस्कॉर्ट्स दिलाएगा? अर्चना, आज का जो पैटर्न है वो काफी पॉजिटिव है। इमीडिएटली मैं 720 टू 740 तक के अप मूव की बात करूंगा। करंटली 674 है और लगभग 655 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 740 750 तक भी जा सकता है अगले कुछ हफ्तों में। अच्छा, ठीक है। इन्फोसिस ये आखिरी मिनटों में बड़ी तेजी से ऊपर आता हुआ दिखा है। दिन के हाई पॉइंट पर 2.5% 4 डिजिट में इन्फोसिस आया है। 996 के आसपास, 1000 को पार नहीं कर रहा है। मैंने थोड़ा एफएनओ में देख लिया एक्चुअली। ओके, एफएनओ 1000 के ऊपर है। 1003 का हाई बनाया है लेकिन वहां पर टिका नहीं। ओके, और 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है इसमें इन्फोसिस में। राजन, पसंद है आपको? भाव से 1000 रुपए में खरीदेंगे? अच्छा राजन जी, आवाज पहुंच रही क्या? थोड़ा राजन के साथ ऑडियो में दिक्कत हो रही है। ओके, सिद्धार्थ जी आप बताएं। इन्फोसिस में नंबर्स के हिसाब से कोई भी कारण से मैं नहीं खरीदूंगा। खाली एक ही पॉइंट है जो इन्फोसिस को एक टिकाए रखा है, वो है बायबैक। वो जब भी आता है हम मानते हैं कि यही एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इन्फोसिस का। नंबर्स के हिसाब से हम नहीं मानते हैं कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बायबैक आता है तभी देखना चाहिए। हम मानते हैं कि ओवरऑल समीकरण से आने वाले 12 महीने एक मिनट सिद्धार्थ, सुनिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक बायबैक नहीं आता है तब तक तो ये शेयर ज्यादा गिरेगा नहीं, मतलब यही है ना? ओह, अभी सिद्धार्थ को भी आवाज नहीं जा रही। ओके, चलिए अपना चार्ट्स बता दीजिए फटाफट वागले साहब, कल के लिए खरीदा जाए, आई मीन सोमवार के लिए। अनिल जी लिमिटेड अपसाइड 1020 1030 विच इज 2-3% के लिए ही, उससे ऊपर मुझे नहीं दिखता है। तो और ऑन द डाउन साइड 970 ब्रेक होते हुए मुझे नहीं दिखता है। तो 970 1030 ये 60 रुपए का रेंज है। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, बेटर स्टॉक्स मिलेंगे। ओके, सीईएससी आज इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है। कंपनी की एजीएम भी हुई और वहां पर काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज की बात कही गई है डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में। लेकिन इसके साथ ही इनकी ग्रुप की जो कंपनी है फर्स्ट सोर्स, उसमें भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। राजन, क्या आप ट्रैक करते हैं इन दोनों कंपनियों को? कौन सी कंपनी आशिका?
CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक, और उन्होंने जो IT फर्म अक्वायर की थी फर्स्ट सोर्स। नहीं आशा, नो, कोई व्यू नहीं है ये कंपनी पे, बिकॉज इसे ट्रैक नहीं कर रहा हूं मैं। सिद्धार्थ, देखिए मेन बिजनेस जो है उसी पे ही हमारा व्यू है। हम मानते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है यही हाई मार्जिन बिजनेस है, यही कंपनी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पे ही हम मानते हैं कि अगर फोकस करना भी है निवेशकों को तो इसी कंपनी पे करना चाहिए। दूसरी जो इनकी IT कंपनी है वो हम ट्रैक नहीं करते हैं, बट स्पेंसर्स भी लॉस मेकिंग है। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो बची है वो है बड़ी कंपनी और वो है डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी। लेकिन फर्स्ट सोर्स अनिल, आप देखेंगे वॉल्यूम्स 10 डे एवरेज से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं आज, और साथ ही साथ 7.5 से 8% का उछाल देखने को मिला है फर्स्ट सोर्स में। बहुत तगड़ी तेजी फर्स्ट सोर्स में देखी जा रही है। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि लास्ट टाइम ये भागा था जब वो रिस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही थी। रिस्ट्रक्चरिंग की बात आने के बाद यहाँ पर तो एक मेजर करेक्शन देखने को मिला। वागले साहब, इस पर आपके चार्ट्स में कुछ इंडिकेशन है क्या? क्या टिकेगा अब ये काउंटर 35 के ऊपर? अर्षदा, मेरा व्यू पॉजिटिव है। एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से घुमाए 30-31 के, और ऐसे सपोर्ट से जब स्टॉक्स मूव होते हैं तो बड़ी मूव आती है। 43-44 तक की मैं अपसाइड देख रहा हूँ। करंटली 35.40 का ट्रेड हो रहा है, और इसमें आपको 2-2.5-3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 31-31.50 का स्टॉप लॉस लेके काम करना होगा। 44 का टारगेट होगा। ओके, चलिए ये अच्छी बात है। ओके, इस बीच बज गए हैं 3:15, 3:15 बजे। ओके, 3:15 बजे का समय होता है एकदम शुभ BTST या फिर STBT के लिए। तो बता दें आपको आज कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने चुने हैं। प्रभुदास लीलाधर से वैशाली पारिक कह रही कि कैनरा बैंक आप खरीद कर जाएं सोमवार के लिए। 355 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस, 370 के टारगेट के लिए। और कमिंस से एक और स्टॉक है जहां पर भी वो करना चाहती हैं खरीदारी। 980 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करे कमिंस में 1020 के टारगेट के लिए। मोदित गोयल हालांकि एक सेल और एक बाय रेकमेंड कर रहे हैं। अब बिकवाली कहाँ करे? कॉनकॉर 1100 तक फिसलेगा काउंटर, इसीलिए शॉर्ट करने की सलाह, बिकवाली की पोजीशन लेने की सलाह। और 1155 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे इस ट्रेड में। बैंक ऑफ इंडिया इनके रेडार पर है, यहाँ पर इनको लगता है तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। 167 का टारगेट है और 159 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है इस ट्रेड में। कुणाल, आपके क्या ट्रेड्स रहेंगे इस समय? दो काउंटर्स सस्ता मुझे लगता है जहां पर आज BTST कर सकते हैं। सबसे पहले कावेरी सीड, बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि यहां पर 710 712 के लेवल्स आएंगे तो इसको खरीदना चाहिए इन स्तरों पर। स्टॉप लॉस 670 पर रखकर खरीदें। और IRB इंफ्रा, इसमें भी एक ब्रेकआउट काफी लंबे वक्त के बाद आया है, मुझे लगता है 230 तक चला जाएगा। 222 पर स्टॉप लॉस रखकर यहां पर भी खरीद के आए। संदीप वागले, मेरे दोनों BTST है। पहला है हैवेल्स, जिसमें बाय करके चले 474 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 492। और दूसरा है अशोक लेलैंड, जो 107 के स्टॉप लॉस से बाय करके चले फॉर अ टारगेट ऑफ 115। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज। अशोक लेलैंड आपको याद होगा हम कुछ ही देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तब वो 3% ऊपर था, अब 4% की तेजी। और वागले साहब को लग रहा है इस समय आप खरीदारी करेंगे तो आगे भी फायदा कमाएंगे। कुछ और काउंटर्स हैं जो अच्छी रफ्तार पकड़ रहे हैं। CDSL, JSW एनर्जी, डेल्टा कॉप। इनफैक्ट कुणाल, इनके चार्ट्स देखिए, स्पेशली JSW एनर्जी और डेल्टा कॉप, और उस पर हम लौटेंगे। लेकिन अनिल, कोचिन शिपयार्ड 1 तारीख को इशू खुलेगा, 3 तारीख तक खुला रहेगा। और एक और सरकारी कंपनी जिसका इशू आ रहा है, क्या पैसे लगाने चाहिए? वैसे काफी छोटा साइज है। कोचिन शिपयार्ड में तो पक्का लगाने चाहिए और जमकर इशू भरेगा भी, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का इशू, और वैल्यूएशंस भी बड़े सस्ते हैं। तो 424 से 432, मेरा ये समझना है कि 432 यानी आराम से ये स्टॉक लिस्टिंग पर आपको अगर 600 रुपये हो जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। तो मुझे तो इतना अच्छा दिखता है और वैल्यूएशंस भी आकर्षक रखे हैं। तो अगर आप 1 या 2 साल की फॉरवर्ड अर्निंग पर ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आराम से 600 रुपये का दाम देख सकते हैं। तो ये तो ऐसा इशू है जिसमें डेफिनेटली लगाना चाहिए। और वैसे भी शिपयार्ड वाली ज़्यादा कंपनियाँ अच्छी है नहीं, और ये सरकारी कंपनी होने के बावजूद लगातार मुनाफे में है, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। दूसरा है SIS, मेरे ख्याल से 800 रुपये के आसपास का दाम है उसका। वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि सस्ता कम है। कंपनी तो बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सस्ता होता तो बेहतर होता। उसमें भी बन सकता है लिस्टिंग पर पैसा, लेकिन वो थोड़ा सा हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्हें लिस्टिंग पर बेचना आता है, तो पहले दिन एग्जिट करने वाला मामला है। तो उसमें
बड़े मुनाफे की उम्मीद ना करें, लेकिन बड़े मुनाफे की उम्मीद आप कोचिन में कर सकते हैं। और दोनों में से अगर एक चुनना है आपको, तो फिर निसंदेह निसंकोच होकर आप कोचिन में पैसा लगाएं। और जो लोग आईपीओ में पैसा लगाना जानना समझते हैं, उन्हें एसआईएस में भी चांस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात एसआईएस में भी नहीं है, लेकिन वहाँ मुनाफा छोटा बनेगा 5 से 10% का। लेकिन कोचिन में जो मुनाफा बनेगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, 25% 30% का मुनाफा आराम से बन सकता है, इससे ज़्यादा भी बन सकता है। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड मस्ट अप्लाई है। राजन, इस पर आपकी कोई राय है, कोचिन या फिर एसआईएस? वेल अर्शदा, अनिल जी ने तो अपनी राय दे ही दी है और एक्चुअली मैं पूरी तरह सहमत हूँ उनके साथ। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया इशू है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लगातार प्रॉफिट कर रही है और जिस दाम पे वो आ रहा है 432 रुपये पे, मेरे ख्याल से अपसाइड आराम से 40% तक की होनी चाहिए। तो देखना ये है कि कितने शेयर्स अलॉट होते हैं, बाकी जब अलॉट होंगे तो ऑब्वियसली 40% अपसाइड तो हमें क्लियर नजर आ रही है, तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी सेकंड जो कंपनी है जिसका इशू आ रहा है उसको हमने देखा नहीं इतने करीब से, तो कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे हम। ओके, लेकिन कोची शिपयार्ड अनडाउटेडली एक सब्सक्राइब है। कुणाल, जो स्टॉक्स मैं पहले मेंशन कर रही थी, JSW एनर्जी, डेल्टा कॉप, इनमें से कोई जहां पर आपको ट्रेड अच्छा लग रहा है, पोजीशन इस समय क्रिएट की जा सकती है? देखिए, डेफिनेटली JSW एनर्जी में आज एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट आया है आज, और 70 जो है वो काफ़ी लंबे समय से एक रेजिस्टेंस लेवल रहा है इस काउंटर के लिए। आज आप देख रहे हैं कि उसको बहुत ही एम्फेटिकली इस काउंटर ने पार किया है। 70 के ऊपर अब ये 73 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि ये 76 साढ़े 76 तक चला जाएगा, तो यहाँ पर ज़रूर खरीद की जा सकती है। एक स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना होगा, 70 के आसपास स्टॉप लॉस रखें तो लगभग 5% का स्टॉप लॉस होता है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड है, लेकिन मुझे लगता है 76 के लेवल्स आते हुए। भारत फाइनेंशियल एसकेएस ये भी दिन के हाई पॉइंट पर आ गया है, और अब खबरें तो गर्म है ही कि कभी भी डील का ऐलान आ सकता है आरबीएल बैंक के साथ में, और इसी खबरों के दम पर ये स्टॉक बड़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। 4% उछल चुका है, ये क्या गजब की खरीदारी होती दिख रही है। ये बताएं कुणाल, क्या इन लेवल्स पर भी खरीदा जाए 4% की तेजी होने के बाद, या फिर कहीं रुकने के लेवल है यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि 880 के आसपास रेजिस्टेंस है। अभी भी अगर आपके पास लॉन्ग है तो रखना चाहिए, लेकिन नई खरीद के लिए मुझे लगता है नीचे कुछ देर हो गई है। 880 पर ही अब बड़ा रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है एक बार के लिए शायद वहां रुक जाएगा, तो अब नई खरीद ना करें, लेकिन अगर आपके पास है तो बने रहें। सेरेमिक काउंटर्स इनफैक्ट सुबह से ये हमने आपके लिए स्पॉट किए थे, और इसमें आप देखिए मुरुदेश्वर सेरेमिक्स दिन भर अच्छी तेजी दिखा रहा है, और जाते जाते यहाँ पर कुछ और पोजीशंस ऐड हो रही हैं। इस स्पेस पर सिद्धार्थ कोई राय, क्या कुछ खरीदना चाहेंगे सेरेमिक्स में? देखिए, सेरेमिक्स में ये पूरे क्षेत्र को हम कवर नहीं करते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस हिसाब से गुजरात में बरसात हो रही है, फ्लड जैसा कारण हो गया है, तो मोरबी में इनकी सारी प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो वन टाइम हिट जरूर रह सकते हैं ये पूरे इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में। राजन, ये जो प्रॉक्सीज हैं कंस्ट्रक्शन के, सीमेंट, सेरेमिक्स एंड टाइल्स रादर, उस पर कोई ओपिनियन, कहीं पर आपको ट्रेड के मौके दिख रहे हैं, या फिर एक मीडियम टर्म आउटलुक जहां पर मजबूत होता दिखाई दे रहा है? देखिए, अपॉर्चुनिटी एफोर्डेबल हाउसिंग में और रियल एस्टेट में बहुत बड़ी है, और एफोर्डेबल हाउसिंग के पीछे तो गवर्नमेंट भी बहुत ही एग्रेसिवली ये इसे आगे बढ़ाना चाहती है। तो नो डाउट इससे सभी सेक्टर के लिए, वेदर इट इज स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल केबल्स, सैनिटरी वेयर, प्लाईवुड्स, ये सब चीज में अच्छी मूवमेंट हम देखेंगे। लेकिन अर्शदा, हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि वैल्यूएशन अभी शॉर्ट टर्म में काफी बढ़ गए हैं, और ये लेवल पे निवेश करना यानी आपको ये देखना है कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। मार्केट अगर करेक्ट होता है तो ये स्टॉक 10, 15, 20% कभी भी गिर सकते हैं, और रिवॉर्ड भी उतना ही नजर आ रहा है, तो हम पैसे क्यों निवेश करें ये लेवल पे? तो मेरा सबसे पहला कॉशन की एडवाइस रहेगी कि ये सब स्टॉक फैंसी में आ गए, बिकॉज बजट में जब एफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस है तब से ये सब स्टॉक्स में मूवमेंट दिख रहे हैं और काफी अच्छे बढ़ गए हैं। तो नो डाउट लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन हो जाती है अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो 3 से 5 साल, लेकिन उसके पहले अगर एक करेक्शन आता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यही स्टॉक हम लोग को 10, 15, 20% नीचे पे मिलते हैं, तो हम वो टाइम पे निवेश करें, न कि ये टाइम पे। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक लिस्ट बना के रखें अच्छे स्टॉक्स का,
जैसे कि एक फाइनेंस में सब एनबीएफसी के बारे में बात कर रहे थे, बैंकिंग के बारे में और माइक्रो फाइनेंस, तब हमने बार बार आपके चैनल पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस रेकमेंड किया था 270 280 के लेवल पे। अभी 400 के लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ऑलरेडी 50-55% बढ़ गया है। अगर वापस 340 का लेवल आता है तो वापस इसमें निवेश करें। तो एक अच्छे कंपनी का एक लिस्ट बना के रखे रेडी, जैसे ही करेक्शन आता है, जैसे ही स्टॉक अपने अच्छे दाम पे आते हैं, हर एक स्टॉक करेक्ट होता है। हमने 2000 में करेक्शन देखा है, 2008 में करेक्शन देखा है, 1992 में भी करेक्शन देखा था, और इस बार भी हम करेक्शन देखेंगे। ऐसा वन साइड तो कभी मार्केट बढ़ा नहीं और कभी बढ़ेगा नहीं। तो करेक्शन आए तभी पैसे निवेश करें, और उसमें आपको आराम से 15-20% की अपसाइड वापस मिल सकती है। अच्छा राजन, ये करेक्शन कितना चाहिए आपको? मतलब क्या 9800, 9500, 9000, 9200, कितना? देखिए, मुझे तो जितना गहरा करेक्शन हो उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अनिल जी, फरवरी 2016 में एक दिक्कत है। एक मिनट एक चीज मैं पूछना चाहूँ, गहरे करेक्शन में क्या? अभी आपका जितना इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, उससे ज्यादा तो लगाएंगे नहीं ना आप, राइट? तो करेक्शन आएगा तो आपके जो है इन्वेस्टमेंट, समझिए आपके पास 20% 25% कैश है, तो 75% की वैल्यू ज्यादा गिरेगी, 25% ही और एक्स्ट्रा लगा पाएंगे आप। नहीं, स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जी। मैं आपको बताऊं कि आज लेट से 10,000 का निफ्टी है, राइट, और आप 25% लिक्विड पे बैठे हो, तो जैसे ही 10,500 होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज से ही मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट एक्सपेंसिव ओवर ऑप्टिमिस्टिक जोन में आ चुका है, तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक जोन में 5, 10, 15% भी बढ़ सकता है। तो आज अगर आप 10,000 पे 25% लिक्विड बैठे हो, तो 10,500 पे और 25 निकालिए, 11,000 पे और 25 निकालिए, और 36,000 का तो इंडेक्स दिसंबर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर हो गया तो जो बैठे हैं वो अच्छा खासा कमाएंगे, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन हर एक जैसे जैसे मार्केट 5% बढ़ता है, वैसे वैसे आप अपनी पोजीशन थोड़ी कम कीजिए, बिकॉज ये मार्केट अनिल जी, मैं ये मार्केट में 1988 में आया, मुझे ये मार्केट में करीबन 29 साल हुए, और 29 साल में मैंने बहुत सारे करेक्शन देखे। फरवरी 2016 में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन किसी के पास कैश नहीं था। नवंबर दिसंबर 2016 में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई थी, तभी भी किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस वक्त लगाए। लेकिन अगर उस वक्त आपने लगाया होता तो ये पिछले 7 महीने में आपको कम से कम 40 से 50% का रिटर्न मिला होता। और वैसे ही फरवरी 2016 का जो करेक्शन था, उसमें अगर आपने पैसे लगाए होते तो काफी सारे स्टॉक्स 100% से ज्यादा बढ़े। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है वैसे वैसे अपनी कैश पोजीशन बढ़ाते जाइए, बिकॉज आज नहीं तो कल करेक्शन आएगा, और करेक्शन आएगा तब आप अगर वो पैसा लगाते हो तो आपको अच्छी खासी अपसाइड मिलती है। ठीक बात है। चलिए, तो धीमे धीमे पैसा लगाते रहें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, और ये राय है आपके लिए इस वक्त। और आखिरी मिनटों में अगर आप देखें तो एक स्टॉक जो तेज़ी से फिसलता हुआ दिख रहा है, भारती इंफ्राटेल। ये स्टॉक क्या इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है, क्या हो गया इसको? जरा चार्ट लाइए भारती इंफ्राटेल का, दिन का। 2.5% कमज़ोर है, पिछले 5 मिनट में तेज़ी से गिरा है ये स्टॉक। और निफ्टी में मेरे ख्याल से अब टॉप लूजर हो गया क्या ये भारती इंफ्राटेल? 1 मिनट में देख लेता हूँ फटाफट। नहीं, डॉक्टर होगा, ठीक, टॉप लूजर तो डॉक्टर रेड्डीज होना ही है। डॉक्टर लुपिन के अलावा हाँ, काफ़ी तेज़ी से गिर कर आया नीचे, और ओपन इंटरेस्ट भी 16-17% बढ़ा है। कुछ खराब खबर आने की तैयारी है, ऐसा लग रहा है, जिस तरह का मुंह आया है इंफ्राटेल में। वागले साहब, शॉर्ट कर दिया जाए अभी? अनिल जी, बिल्कुल ये लेवल पे एसटीपीटी किया जा सकता है, और जैसे ये मंडे को अगर ये 400 ब्रेक करता है, मुझे लगता है पूरी तैयारी शायद आज ही कर देगा। ये 380 की तरफ की मुंह की शुरुआत मुझे लगती है, तो वीकनेस तो सेटिंग हुआ है। ओके, भारती इंफ्राटेल आपकी स्क्रीन पर 2-2.5% नीचे क्रैक करता हुआ। इनफैक्ट आप आखिरी कुछ मिनटों के ट्रेड्स पर नजर डाल ही रहे हैं, तो टाटा पावर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा एक बहुत शार्प तेजी आती हुई 1-1.5% नेशनल लेवल से उछला है, वो काउंटर आपकी स्क्रीन पर आया। इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में भी जाते जाते कुछ खरीदारी की पोजीशंस हुई हैं, तो कुछ लोग फायदा कमा रहे हैं। एनटीपीसी में भी, आपको याद होगा ये मेरी लिस्ट में था, टॉप लूजर्स में शामिल था, वहां पर भी नेशनल लेवल से काफी तगड़ी रिकवरी आई है। इनमें से कोई कुणाल जो आपको लगता है अब शायद तेजी कर लेनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कोटक बैंक डेफिनेटली बाय कैंडिडेट है। हर्षदा, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। हमने येस बैंक में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी है, मुझे लगता है उसका कुछ असर यहाँ पर सारे ही बड़े निजी बैंकों में देखने को मिलेगा। तो इंडसइंड कोटक दोनों पॉजिटिव है, मुझे लगता है खरीद के जाना चाहिए। ओके, इंडसइंड बैंक और
कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ही मजबूत। आज अब प्राइवेट बैंक में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है। यहाँ एक और HDFC बैंक बड़ा मजबूत होकर पूरी तरह से तेजी को लीड कर रहा है। यस बैंक टॉप से एग्जैक्टली ये तो कल वाला ही सीन हो गया। कल भी टॉप गेनर HDFC बैंक, उसके ठीक नीचे यस बैंक। हाँ, फॉर अ चेंज आज इन्फोसिस थर्ड नंबर पे 2.5% अच्छी मजबूती है। इंडसइंड, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ITC, आई लेटर के लिए दिन ठीक है। आज सबके सब मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। फार्मा का दिन खराब है। डॉक्टर सन लुपिन, ये तीन बड़े लूजर। औरोबिंदो भी, हाँ से कह रहे हैं, और ये भी बड़ा कमजोरी के साथ बंद। और कितना वक्त बचा है? अभी है 1 आध मिनट है। ओके, यहाँ पर थोड़ा अच्छा LNT फटाफट अच्छा बंद होने वाला है बाजार उससे पहले, क्योंकि नतीजे आए नहीं, अब थोड़ी देर में आएंगे। LNT क्या किया जाए? वागले साहब फटाफट बता दें, जिनके पास तेजी या मंदी की पोजीशन है, किसको खत्म करना है? चार्ट्स में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है अनिल जी। 1160 के नीचे ट्रेड होगा तो ये 1130 तक जा सकता है, तो शायद ये एंटिसिपेट हो रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, तो मैं तेजी तो नहीं करके जाऊंगा। ओके, तेजी नहीं करेंगे LNT में, ये तो बात ठीक है, तेजी तो नहीं करनी है। और भारतीय इन्फ्राटेल जो वागले साहब कह रहे थे कि तुरंत शॉर्ट करना चाहिए, और नीचे आता हुआ दिख रहा है। 400 के आसपास आ गया, 3.5% के आसपास का नुकसान भारतीय इन्फ्राटेल में होता दिखा। ये स्टॉक आखिरी मिनटों में निफ्टी में तेजी से टूटता हुआ दिखा। ये इंटरेस्टिंग रुझान आता हुआ दिखा। देखिए 400 के नीचे भी और फिसल गया, तो ये स्टॉक देखिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, कुछ तो बड़ा एक्शन होने की तैयारी है इस काउंटर पर, ये साफ नज़र आ रहा है मुझे। तो इस एक्शन पर नज़र रखिएगा इस वक्त आप। भारतीय इन्फ्राटेल आखिरी मिनटों का एक्शन भरा स्टॉक ये मुझे दिख रहा है। इस बीच स्टॉक्स खबरों के दम पर जो एक्शन में दिख रहे हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर आज सेंचुरी एंक का 11% कमज़ोर नतीजों के बाद तेज़ी से लुढ़का है। इंडिया सीमेंट ये 6% नीचे बंद हुआ है रिजल्ट्स के बाद में, यहाँ पर भी तेज मार पड़ती हुई दिखी। क्लेरिस लाइफ डील इन्होंने कंप्लीट कर दिया, अपना ग्लोबल कारोबार बेचा, लेकिन उसके बावजूद आज 4% नीचे, क्योंकि जो पैसा मिल रहा है $625 मिलियन वो कैसे बांटेंगे लोगों में वो पता नहीं। हिडलबर्ग ये एक और स्टॉक है जो कमज़ोर नतीजों के बाद फिसलता हुआ। LIC हाउसिंग में नतीजों के बाद भारी भरकम नुकसान। और डेक्कन गोल्ड 18% ऊपर जाकर बंद हुआ है ये शेयर। NIT लिमिटेड दमदार नतीजों के बाद 15% भागा है। तानला सॉल्यूशन में है 7% की तेजी, यहाँ भी अच्छे नतीजे आए थे और स्टॉक तेजी से चलता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये स्टॉक्स हैं। और भारत फाइनेंशियल, इसे कैसे भूल सकते हैं हम, दिन के हाई पॉइंट की तरफ 4%। उम्मीद करें कि वीकेंड पर बस डील आ जाए, नहीं तो सोमवार को फिर पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अब लेकिन एक अच्छी बात हर्षद मैं भारत फाइनेंशियल में देख रहा हूँ, वो ये कि भले स्टॉक भागा हो लेकिन ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा, तो कम से कम ये आराम है कि बैन में नहीं रहेगा ये स्टॉक। हाँ। तो ये ठीक है। लेकिन स्टॉक ये कल आइडेंटिफाई जो हुए थे, ये स्टॉक ये बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए। भारत फाइनेंशियल, HDFC, रिलायंस कैपिटल भी देखिए एक बार फिर से, क्या 9% ऊपर। हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल। तो कुछ स्टॉक्स तो इन्हीं के दम पे तो मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर बंद हुआ है। जी हाँ, और इनफैक्ट 100 पॉइंट ऊपर अनिल। पहले तो लग रहा था करीब 40 अंकों की बढ़त पर ही दिन जाकर सिमट जाएगा, लेकिन 100 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स। और खास बात यही है कि 10,014 पर दिन की समाप्ति होती हुई दिखाई दे रही। निफ्टी 10,000 के ऊपर एक क्लोज दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। राजेंद्र शाह, सिद्धार्थ सिदानी, संदीप वागले और कुणाल सरावगी। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि आज के दिन जहां पर भारतीय बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, स्टॉक 2020 में किस तरह का प्रदर्शन रहा है। ओके, रिजल्ट आज भी हेमंत ने बाजी मारी है। 4.25% की कमाई की है आज हेमंत की टीम ने, और 3.25% की कमाई की है नीरज की टीम ने। दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस बड़ी दमदार है भाई। जब सेंसेक्स 50 लाल निशान में बंद हो, लेकिन फिर भी NIT टेक क्या भागा है 15%। डॉक्टर बेचने का भी डिसीजन एकदम सही। पेनिनसुला, एपटेक, ये दो और स्टॉक है जो मजबूती के साथ बंद हुए। नीरज की टीम भी देख लेते हैं, और नीरज की टीम में देखिए 18% तेजी वाला शेयर डेक्कन गोल्ड माइन। इसके अलावा इनफैक्ट गोल्ड का कुछ फायदा मिला है इनको। TBZ 5% ऊपर, PC ज्वेलर में करीब 1.5% का उछाल, और ओरिएंट पेपर में भी हमने देखा 1% की बढ़त। तो चलिए, हफ्ते के आखिरी दिन और 10,000 के ऊपर बढ़िया, एकदम परफेक्ट है, बाजार सही है। और आज इसलिए अच्छी क्लोजिंग पे हमारा भी मूड ठीक है, तो ये मूड बरकरार रखते हैं। पूरे हफ्ते हमने बहुत काम किया, बहुत रिकॉर्ड बनाए। वीकेंड मस्ती डेफिनेटली इस छोटे से ब्रेक के बाद।